Good afternoon, 7th class. Today we will continue our chapter. Chapter is 11, NIMES component of the atmosphere. तो टुडे वी विल रीड बायोटिक एनवायरनमेंट. बायोटिक आपको बताया था बेटा इन आवर लास्ट क्लास. बायो मीन्स लाइफ, यानी कि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. तो बायोटिक एनवायरनमेंट कैसे बनेगा उससे पहले हम रीड कर चुके थे. एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर हम रीड कर चुके थे. अब देखिए एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, इन तीनों के इंट्रैक्शन से बनेगा हमारा बायोटिक एनवायरनमेंट. आपको बताया था जहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा, आपका हाइड्रोस्फेयर होगा, लिथोस्फेयर होगा, वहीं पर ही आपकी लाइफ पॉसिबल होगी, यानी कि वहीं पर आपका बायोटिक कंपोनेंट होगा. बायोस्फेयर इज दैट स्फेयर वेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर इंटरेक्ट विद ईच अदर. दिस स्फेयर सपोर्ट लाइफ. इट कंप्राइजेज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स. जहाँ पर ये तीनों कंपोनेंट मिलेंगे, कौन से, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, वहीं पर हमारा बायोस्फेयर पॉसिबल होगा, यानी कि वहीं पर हमारी लाइफ पॉसिबल होगी. स्फेयर मीन्स होता है एरिया, और बायोस्फेयर में ही आपकी लाइफ पॉसिबल होती है. और इसके अंदर ये किससे बना होता है, प्लांट्स, एनिमल किंगडम की प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग, इन्हीं से ही हमारा बायोटिक एनवायरनमेंट बनता है. द बायोस्फेयर में बी स्मॉल इन साइज. बायोस्फेयर छोटा भी हो सकता है, बट इट हैज़ मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज लिविंग इन इट. अभी देखिए जो आपका बायोस्फेयर वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हर एक बायोस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स की, यानी कि एनिमल्स के टाइप्स या इंसेक्ट के टाइप्स आपकी उसमें रहते हैं. कि हज़ारों प्रकार की जातियाँ उसके अंदर रहती है, लाखों टाइप्स की. इट It provide a natural habitat for various plants and animals, hence it is very important for us. और ये जितने भी स्पेसीज इसके अंदर रहते हैं उन सभी को वो नेचुरल हैबिटेट्स, यानी कि निवास स्थान, रहने की जगह प्रोवाइड करता है बायोस्फेयर, और ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर आर इंटरडिपेंडेंट विद इन दिस बायोस्फेयर. अब देखिए जो बायोस्फेयर है पर्टिकुलर, उसके अंदर क्या था, प्रोड्यूसर होता है पैदा करने वाले, कंज्यूमर होता है जो पैदा हुआ है उसका सेवन करने वाले, डिकम्पोजर. ये सभी क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तभी बायोस्फेयर ठीक से रन कर पाता है. द प्रोड्यूसर होते हैं पैदा करने वाले, और ऑटोट्रॉप्स बेटा ये आपका साइंस में आपने पढ़ा होगा. ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना सेल्फ बनाते हैं, खुद बनाते हैं, विदाउट दूसरों की हेल्प के बिना. जो प्लांट है वो हमारे प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉप्स. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. लाइक ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. रेस्ट ऑल द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दीज प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड. वी कॉल दैम कंज्यूमर एंड हीट्रोट्रॉप्स आपने बेटा साइंस में पढ़ा होगा. और कंज्यूमर, जैसे हम क्या है, कंज्यूमर हैं, हम हीट्रोट्रॉप्स है, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर है, वो अपना खाना सेल्फ प्रिपेयर करते हैं. सिंस देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस फूड चेन ऑफ इंटरडिपेंडिंग ऑर्गेनिज्म, द एनर्जी ऑफ वन लिविंग बीइंग इज ट्रांसफर्ड इनटू द other. This is called a food chain. Several different food chain link up to create a huge food web. The web is so balanced that scarcity होता है बेटा कमी. The scarcity of any individual within the chain disturb the entire web. ये जो फूड चेन है ये कंटिन्यूस है, मतलब लगातार चलती रहती है, और सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. एक एनिमल्स की एनर्जी दूसरे एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, और इसको ही हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं. और कई फूड चेन एक दूसरे से लिंकअप होती है, और मतलब एक जो है वो कई फूड चेन को चलाते हैं. इससे क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है. लेकिन अगर इस बैलेंस में किसी की भी स्कार्सिटी मीन्स कमी हो जाए, किसी भी इंडिविजुअल किसी भी एक फूड चेन की अगर कमी हो जाए, किसी भी इंडिविजुअल पर्टिकुलर सब्सटेंसेस की कमी हो जाए, तो ये जो फूड चेन है वो रन नहीं कर पाएगी. फॉर एग्जांपल देखिए ये है प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट, ये इन्होंने सनलाइट ली, इधर से इन्होंने वाटर ली, और न्यूट्रिएंट्स इन्होंने अर्थ से ली, सोइल से ली. फिर ये ग्रास प्रोड्यूस हो गई, यानी कि जो भी है हमारे हर्बीवर्स प्रोड्यूस हुए. हर्बीवर्स से किसने लिया, ये कार्निवर्स ने. हर्बीवर्स मतलब जो ग्रास खाते हैं वो हर्बीवर्स हो गए, ये प्लांट्स हो गए. हर्बीवर्स ग्रास को खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे, और जो ओमनीवर्स हैं वो दोनों चीज़ खाते हैं. वो प्लांट्स भी खाते हैं, और वो क्या खाते हैं, वो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी खाते हैं. उसके बाद कार्निवर्स क्या होता है, कार्निवर्स सिर्फ अदर्स एनिमल्स का ही फ्लैश खाते हैं, और ये भी क्या है, हमारा कार्निवर्स है.
तो अभी देखिए ये प्लांट्स, इसने प्लांट्स को खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, तो ये क्या हमारी कंटिन्यूसली एक जो फूड चेन है वो चलती रहती है। The biosphere is made of distinct zones, each having its own physical environment. अब देखिए जो हमारा बायोस्फीयर है यानी कि जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है उसके अलग अलग तरह के खुद के जोन हैं जो कि वो एक फिजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। फिजिकल एनवायरनमेंट आपको बताया था, जो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है, अबायोटिक कंपोनेंट है, वो आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। दीज आर कॉल्ड इकोसिस्टम, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। Each ecosystem is formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical environment in which they live. अभी देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह से मिक्सअप होते हैं, इस तरह से उनका इंट्रैक्शन होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने उस एनवायरनमेंट में ईजिली आसानी से जिंदा रह सकते हैं। वही क्या होता है, उनका इकोसिस्टम होता है, फ्रेंडली रिलेशन। द साइज ऑफ एन इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली, बहुत बड़ा भी हो सकता है किसी इकोसिस्टम का साइज। इट कैन बी लार्ज एज अ रेन फॉरेस्ट, जैसे कि जो जंगल है वहाँ पर, रेन फॉरेस्ट के जो जंगल है वहाँ पे बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट और जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ग्रासलैंड, डेजर्ट और एंड स्मॉल एज अ पॉन्ड, और इतना पॉन्ड जितना छोटा भी हो सकता है, इन सब का अपना इकोसिस्टम है। और टिपिकल लेक इकोसिस्टम, देखिए हम यहाँ पर एक लेक सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब देखिए लेक के अंदर क्या है, कंटेन फिशेज हैं, फ्रॉग हैं, एल्गी है, वाटर लिलीज हैं एंड अदर एनिमल्स दैट लिव इन द अराउंड द लेक। तो अभी देखिए ये इनका अपना खुद का एक इकोसिस्टम इन्होंने प्रिपेयर कर दिया। लेक में कौन है, फिशेज हैं, फ्रॉग है, एल्गी है, ये भी वाटर में ही पैदा होती है, अपने साइंस में बड़ा होगा। वाटर लिलीज, ये भी आपके फ्लावर्स हैं, और यानी कि अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स जो कि इस लेक के ऊपर पानी पीने के लिए आते हैं या इस लेक के ऊपर डिपेंड है, तो ये इन सब का अपना एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है। इकोसिस्टम मीन्स जो फिजिकल, अब ये देखिए जो आपकी लेक है ये क्या हो गया, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें नॉन लिविंग थिंग है, कौन सी, आपका वाटर है, ठीक है। और इसके इसी नॉन लिविंग थिंग में, इसी फिजिकल एनवायरनमेंट में कौन रह रहे हैं, आपके फिशेस, फ्रॉग, एल्गी, वाटर लिलीज, ये क्या है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो एनिमल्स है वो भी क्या है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट और आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मिलके इकोसिस्टम को तैयार करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि जो ह्यूमन के थ्रू मेड है दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एनवायरनमेंट। We know that human being modify the environment as per their need when they interact with it. अब देखिए ह्यूमन जो है एनवायरनमेंट बनाता है वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाता है, जिसकी उसे ज़रूरत होती है। However, despite all these environments, the environments still provide us our material needs. The primary activities like farming, fishing, forestry and mining provide us with food and raw material required for secondary activities. Even the most advanced societies cannot survive and progress without interaction with their environment. अभी देखिए इन सब जो ह्यूमन बीइंग जो डेवलपमेंट करता है उन सब के बाद जो एनवायरनमेंट है वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। रॉ मटेरियल जैसे कि प्राइमरी, इसमें देखिए बेटा हम प्राइमरी मटेरियल पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होते हैं, जो डायरेक्ट, जैसे कि फार्मिंग, हम खेती कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। फिशिंग हमारी प्राइमरी है, फॉरेस्ट्री हमारी प्राइमरी है, माइनिंग जब हम खोद के किसी चीज़ को निकालते हैं वो हमारी प्राइमरी है। अभी देखिए इनके ऊपर बेस्ड हम अगर कोई और इंडस्ट्री डेवलप करते हैं तो वो हो जाती है हमारी बेटा सेकेंडरी एक्टिविटी। सपोज जैसे फार्मिंग में हम चलते हैं तो हम शुगर केन जो है वो हमारा फार्मिंग में आ गया, लेकिन अगर हम शुगर केन से शुगर को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाएगी। फिशिंग, हम फिश को पकड़ते हैं, फिश को हमने प्रोड्यूस किया, ये हमारी क्या होगी, प्राइमरी होगी। लेकिन जब हम फिशिंग को एज अ ऑक्यूपेशन यूज़ करते हैं, फ़िश से हम कोई और मटेरियल बनाते हैं, फ़िश से मेडिसिन्स बनती है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाएगी। फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल है, जंगल हमारी वुड जो है, जब हम वुड से फर्नीचर प्रिपेयर करते हैं या कोई और चीज़ प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाएगी। माइनिंग, जैसे हम खुदाई करते हैं, खुदाई से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, लाइक कोयला निकलता है और आपके जो है सोना भी निकलता है, आपका हीरा भी निकलता है, तो वो क्या हो जाएगी, हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो गया, हमारी प्राइमरी। लेकिन हम उससे कोई इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, कुछ और काम में ला रहे हैं,
उसका कहीं और यूटिलाइज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाएगी। Even the most advanced societies cannot survive and progress without interaction with their environment। कहते हैं कि जो ये हमारी जो सोसाइटीज़ है उसकी जो प्रोग्रेस है वो एनवायरनमेंट यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए एनवायरनमेंट पोल्यूशन, अब देखिए हमारे एनवायरनमेंट को हमने पोल्यूटेड भी बहुत कर दिया है। टू सेटिस्फाइड their ever increasing need, the natural environment is being exploited mercilessly by humans। अभी देखिए जो ह्यूमन है उसकी कभी ना ख़त्म होने वाली ज़रूरतें, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक्सप्लॉइट मतलब उसका शोषण कर रहा है बिना किसी दया दिखाए, यानी कि बुरी तरह से उसको एक्सप्लॉइटेड कर रहा है। जंगल को काट रहा है, पहाड़ों को काट रहा है, जो चीज़ें हैं उनको, जैसे रिवर है, रिवर के अंदर वो केमिकल्स डालता है, जो फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो उसमें डंप कर देता है। तो यानी कि क्या ह्यूमन क्या कर रहा है, अपनी ज़रूरतों के लिए वो नेचर के एनवायरनमेंट को, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको वो ख़राब कर रहा है। In this way they have disturbed the nature balance of natural balance of nature। इससे जो ह्यूमन है अपनी एक्टिविटी से जो नेचर का नेचुरल बैलेंस है उसको वो ख़राब कर रहा है। When the disturbances made by human activities were less, nature could easily repair and maintain the balance, but when the rate of exploitation grew, nature could not repair it। अभी देखिए अगर जो ह्यूमन है वो थोड़ा तो अपनी एक्टिविटी से थोड़ा सा नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है तो नेचर अपने आप को रिपेयर खुद ही कर लेती है, सेल्फ रिपेयर कर लेती है। लेकिन ह्यूमन जो है अपने ग्रीडीनेस की वजह से, अपने लालच की वजह से नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, तो नेचर भी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती। दिस हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर आवर एनवायरनमेंट बट फॉर द ह्यूमन बीइंग एज वेल। अब देखिए इससे ह्यूमन ये सब कर तो रहा है लेकिन उसको कॉजेज़ भी पता है कि इसके कॉजेज़ बुरे हैं, फिर भी वो अपनी ग्रीडीनेस की वजह से, अपने लालच की वजह से एनवायरनमेंट को डे बाय डे नुकसान पहुंचाता जा रहा है। अब देखिए जी बेटा, ये जो कोरोना वायरस है ये उसी का ही एक नतीजा है, क्योंकि हमने अपनी नेचर को इतना नुकसान पहुंचा दिया है तो नेचर ने अपने आप को ठीक करने के लिए खुद ही टाइम मांग लिया और उसने हमें घरों के अंदर बंद कर दिया है। वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन इज़ एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है बेटा, अभी देखिए हम हर तरफ से केमिकल ही रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो केमिकल कहाँ जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा, ऊपर स्काई में जाएगा, क्लाउड में भी जाएगा। तो जो रेन होगी उसी के अंदर वो केमिकल वापस हमारी अर्थ पे आएंगे, डैट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। इट इज़ कॉज्ड बाय वन व्हीकुलर इमिशन, यानी कि जो व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाला धुआं, इमिशन होता है जो धुआं निकलता है, इमिशन एंड कोल बर्निंग, यानी कि जो कोल जलाने से और जो व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है इसका कारण, ये किसका कारण बन सकते हैं, हमारे एसिड रेन का कारण बन सकता है। इट इज़ कैपेबल फॉर ड्रिलिंग होल इन लीफी वेजिटेबल, और जो हमारी वेजिटेबल्स जो हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, वो इससे क्या हो सकता है, ड्रिलिंग होल, ये इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं ये चीज़ें। अभी देखिए ओवर पॉपुलेशन, देखिए डे बाय डे जो हमारी पॉपुलेशन वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। डे बाय डे जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे, ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जितनी पॉपुलेशन चाहिए उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पॉपुलेशन। अर्बनाइजेशन, यानी कि हम शहरीकरण कर रहे हैं, शहरीकरण के लिए क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को डे बाय डे कट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यू टू अनप्लान्ड एंड अनवाइज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी आर सम ऑफ द रीज़न विच लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अभी देखिए हमारे एनवायरनमेंट का डिग्रेड कैसे हो रहा है, यानी कि हम उसको नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं, पॉपुलेशन डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ करके, शहरीकरण करके, अब जो टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके, और इंडस्ट्री जो हम लगा रहे हैं, जिस भी चीज़ की इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें वेस्ट जो निकलता है उसको कहाँ डंप करते हैं, मोस्टली जो रिवर्स है उनके अंदर डंप कर देते हैं, उसमें कूड़ा कचरा डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिवर्स भी पोल्यूटेड होती जा रही है। और जो टेक्नोलॉजी जो भी वो डेवलप कर रहे हैं उसको बुद्धिमानी तरीके से यूज़ ना करना, यही सारी हम अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। These activities have raised the level of carbon dioxide in the atmosphere which led the global warming। अब इन सभी एक्टिविटी से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर डे बाय डे
इंक्रीज होता जा रहा है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इट हैज़ रेज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर का बढ़ जाना, ज़्यादा हो जाना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। This warming has reduced the snow cover and increased the sea level, thereby creating weather imbalance and associated ecological disturbance as well. अभी देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड डे बाय डे बढ़ रही है उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उससे हमारा जो टेम्परेचर अर्थ का वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसके इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है, जो हमारे ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होने लगे हैं, और ग्लेशियर मेल्ट होके क्या हो गया, जो सी का लेवल है वो बढ़ने लगा है। अगर सी का लेवल ऐसे ही डे बाय डे बढ़ता रहा तो जिस लैंड पर हम रहते हैं वो धीरे धीरे समुद्र के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाएगी। इसलिए बेटा हमें अपने नेचर को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा। अब देखिए नीटी ग्रिटी देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर। जो साल का 5 जून आता है उसको हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ टाइम टू अंडरस्टैंड दैट अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नीडेड बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। वी मस्ट लर्न टू यूज़ आवर एनवायरनमेंट इन अ पॉजिटिव वे एंड एंश्योर दैट द बैलेंस इन नेचर इज़ मेंटेन्ड। अभी देखिए हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें इस तरह से चीज़ों का यूज़ करना है कि नेचर और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसके अंदर बैलेंस बना रहे। इस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें कि हम अपने नेचर को नुकसान ना पहुंचा पाए, और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम पॉजिटिव वे में इस तरह से करें कि पॉजिटिव वे में हम उसको यूज़ करें, उसका नुकसान ना पहुंचाए, ताकि जो नेचर का बैलेंस है वो ईजीली मेंटेन हो सके। Now sneak peek, the environment consists of the living and non-living thing that surround us. Yes, हमारे चारों तरफ क्या है, living thing भी है और non-living thing भी है। There is a constant interaction between the physical environment and the biological environment, कि जो जिंदा चीज़ें हैं और जो non-living thing है उनके बीच में interaction कंटिन्यूसली रहता है, उसकी वजह से ही हमारा इकोसिस्टम चलता है। The natural environment include with biotic and abiotic component. Yes, नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट है। अ डिस्टिंक्ट जोन विद इन द बायोस्फीयर इज फाउंड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट इन वे। अब देखिए बायोस्फीयर क्या है, हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों के इंट्रैक्शन से ही हमारा बायोस्फीयर बनता है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ अनप्लान्ड एंड अनवाइज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। एनवायरनमेंट पोल्यूशन कैसे हो रहा है, जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं उसको हम बिना किसी प्लानिंग के और बिना किसी बुद्धिमानी के, बिना किसी प्रॉपर वे के हम उसको कंटिन्यूसली यूज़ किए जा रहे हैं। सो बेटा आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड, रीड चैप्टर केयरफुली एंड टुमारो वी विल डू बुक एक्सरसाइज एंड शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू बेटा।